जी, नेफ्रो स्टार्ट करें, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है 60-40-20 रूल। अब ये क्या चीज़ है? यार ये हमें बताता है कि एक बंदा है ना, जितना भी उसका वेट है, लेट्स सपोज़ एक बंदे का 70 किलो वज़न है या फिर मतलब जितना भी उसका वेट है, उसका 60% उसमें क्या है? पानी है, ठीक है? इस 60% के अंदर से ना जो 40% है, मतलब कि जो इसका 2/3 है, 42 2/3 बनता है ना, वो किधर मौजूद है? वो मौजूद है सेल्स के अंदर। और जो 20% है, इस 60% का मतलब कि 1/3 जो है, वो कहाँ है? वो मौजूद है सेल से बाहर, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर। सही है? अच्छा, इसको थोड़ा-सा और ऐड करूँ अगर मैं, तो जो सेल से बाहर पानी है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर जो है, उसमें भी आपको उसमें से 1/4 है प्लाज़्मा, मतलब वेसल्स के अंदर, जो खून के साथ हमारे मतलब जो खून को कंट्रीब्यूशन करे प्लाज़्मा। और जो 3/4 है ना, वो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। आई समझ? इसको एक एग्ज़ाम्पल से हम लोग पक्का कर लेते हैं। लेट्स सपोज़ एक बंदा है, उसका 70 किलो वज़न है, ठीक है? इसका मुझे बताएँ टोटल बॉडी वाटर कितने? 70 का मैंने कहा था जितना भी बंदे का वज़न है, उसका 60% क्या है? उसका पानी है। तो मतलब ये निकल गया 7 6 42, तो 42 लीटर पानी है इस बंदे में, सही है? ये लेट्स सपोज़ मेरा वज़न 70 है, तो मेरे अंदर 42 लीटर पानी है। अच्छा, मेरे अंदर सेल्स में कितना है और एक्स्ट्रा सेलुलर कितना है? तो यार इसका निकालने का तरीका ये भी है, या तो मैं 70 वज़न को, मुझे पता है 40% मेरे अंदर वाला किधर है? सेल्स के अंदर, तो 28 लीटर आता है, सही है? और अगर मैं पूछूँ मेरे अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर कितना है, तो आराम से मैं इसको 20 से ज़रूर दे के भी निकाल सकता हूँ, ठीक है? 14 लीटर। तो ये हमारे पास आ गया कुछ बेसिक। अच्छा, ये 14 लीटर जो आ गया, मैं पूछूँ यार, ये तो मैं चलो सेल से बाहर है। अब इसके अंदर मतलब इंट्रासेल्युलर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो है, सही है? अब इसके अंदर आपको पता है प्लाज़्मा भी आता है और इसके अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी आता है। तो मुझे बताइए मेरे अंदर प्लाज़्मा कितना है? यार प्लाज़्मा इस 14 में इसका 1/4 मेरे अंदर प्लाज़्मा है, मतलब 14 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो ये आई गेस 3 पॉइंट कुछ बनता था, मुझे अब एग्ज़ैक्ट याद नहीं है। ये इतना है, इतना लीटर मेरे प्लाज़्मा है, ठीक है? और जो मेरे पास क्या कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, वो इतना है। और ये आई गेस कितना बन जाएगा, 10 या 5 बन जाएगा, ये इतना है। तो ये वैल्यूज़ है मेरे पास, ये इम्पोर्टेंट है, आपने इसको याद करना है। अब इ अच्छा जी, अब हम चलते हैं थोड़ी-सी एक और पॉइंट के मुतालिक कि जो सेल्स के अंदर मेजर कैटायन्स कौन से हैं और एनायन्स कौन से हैं, और सेल से बाहर मेजर एनायन्स और कैटायन्स कौन से हैं। या सेल के अंदर पोटेशियम तो सुना ही, पता ही है हमें। पोटेशियम कितना सेल जब बर्स्ट करते हैं तो पोटेशियम बाहर आता है, हाइपरकैलेमिया होता है, हार्ट इफेक्ट होता है, अरिथमियाज़ होते हैं ना, तो पोटेशियम सेल के अंदर होता है, हमें पता है इस बात का। और सोडियम सेल से बाहर होता है। और एटीपीएस, पोटेशियम, सोडियम, एटीपीएस काम ही ये करता है कि सोडियम को बाहर पंप करता है, पोटेशियम को अंदर पंप करता है, तो ये इसी तरह होता है। अच्छा, दूसरा साथ में मैग्नीशियम है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है याद रखना। अ, जो अच्छा मेजर एनायंस कौन से होते हैं सेल के अंदर मेजर एनायंस होते हैं ऑर्गेनिक एनायंस, ठीक है? ऑर्गेनिक एनायंस मतलब कि प्रोटीन्स वगैरह, प्रोटीन्स, लैक्टेट, ये जो है ना, ये सेल के अंदर मेजर होते हैं ऑर्गेनिक एनायंस। अच्छा, सेल से बाहर की बात करें तो मेजर एनायंस है हमारे पास इनऑर्गेनिक, मतलब क्लोराइड, बाइकार्ब, फॉस्फेट, ठीक है? तो ये हमारे पास होते हैं। अच्छा, इनके अंदर से भी ना सेल के बाहर वाले मेजर मेजर कैटायन तो हमें पता चल गया सोडियम है, और मेजर एनाइन इन दोनों में से एक पूछे ना तो वो क्लोराइड है। एक अगर पूछे तो वो क्लोराइड है मेजर। अब हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं यहाँ तक के। टोटल 70 किलो के बंदे में कितना है? 28 लीटर पानी होता है। 70 किलो का बंदा है और उसमें 42 लीटर जो है ना, उसके अंदर टोटल वाटर है। उसने वाटर टोटल निकाल के दे दिया और कहा कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड निकाल के बताओ मुझे। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर नहीं कहा। तो आप पहले एक्स्ट्रा सेलुलर निकालोगे, उस एक्स्ट्रा सेलुलर का 3/4 होगा क्या? ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा। तो ये 11.5 बन रहे। सही है? अच्छा जी। फिर अपने पास आ गया कि अ, कौन सा फ्लूइड कंपार्टमेंट है जो कि 2/3 रखता है टोटल बॉडी का? सेल्स के अंदर वाला में 2/3 होता है टोटल बॉडी का ना, 40% जो होता है। तो वो आ गया। फिर ये हमने देख लिया सारा। इंटरसेलुलर आ गया फ्लूइड। फिर कहता है कि 1/3 आ गया। 1/3 जो होता है पूरा पानी, वो एक्स्ट्रा सेलुलर में होता है। ठीक है? मतलब 20%। सही है ना? प्लाज्मा वॉल्यूम इज़ अप्रोक्सिमेटली विथ व्हाट परसेंटेज ऑफ द, कितना होता है? 25%। सही है?
और मतलब 1/4 अपने पास अगर 60 ml अगर 600 ml बंदा पानी पिए, अब जो पानी है ना वो हर जगह हर कंपार्टमेंट में जाएगा। ये चीज़ हम ना आगे डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ़ प्लाज़्मा में रहती हैं, कुछ होती हैं जो कि एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड के अंदर रहती हैं सिर्फ़, और कुछ जो होती हैं जो पूरी बॉडी में फैल जाती हैं। तो पानी उनमें से एक चीज़ है, क्योंकि पानी हर जगह जा सकता है। तो इस वजह से आप इस 60 600 ml पानी को ना डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इसमें से आपको पता है 40% जाएगा किधर? सेल्स के अंदर। 20% कहाँ रहेगा? सेल से बाहिर। और उसके अंदर भी उसने क्या पूछा हमसे कि प्लाज़्मा में कितना रहेगा? तो इस 20% का भी ना जो 1/4 होगा वो प्लाज़्मा में रहेगा। तो वो आपने वैल्यू निकालनी है। सही है? फिर अपने पास आ गया डिफरेंस बिटवीन इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड। आपको मैंने बताया कि जो एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड है ना, उसके अंदर होते हैं इनऑर्गेनिक एनाइंस, जिस तरह के क्लोराइड आ गया, बाइकार्ब आ गया या फॉस्फेट आ गया। और जो इंट्रासेल्युलर वहाँ कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक एनाइंस होते हैं। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में पोटेशियम ज़्यादा होता है, ठीक है? अच्छा, जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है ना, उसकी पीएच कम होती है। क्यों कम होती है? यार सेल्स के अंदर आपको पता है सेल्स वर्किंग मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं ना सेल के अंदर। एज़ अ रिज़ल्ट वहाँ ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं, ऐसे मेटाबोलाइट्स बनते हैं जिन जो कि एसिडिक होते हैं। एज़ अ रिज़ल्ट सेल के अंदर पीएच कम होती है। अच्छा जी, फिर कहता है कि लो पीएच। फिर मेरे पास आ गया एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड डिफर्स फ्रॉम इंट्रा कैसे? कि एक्स्ट्रा में पोटेशियम ज़्यादा होते हैं, ओ सॉरी सोडियम ज़्यादा होता है और कैल्शियम भी ज़्यादा होता है। आपको पता है हम सेल के अंदर कैल्शियम नहीं रख सकते फ्रीली। अगर फ्रीली रखेंगे ना, आपको पता है जो कैल्शियम है वो कंट्रैक्शन करवाता है मसल्स की, वो नर्व कंडक्शन में उसका रोल है, तो इसलिए इसको हम सेल से बाहर रखते हैं। अगर सेल के अंदर रखना हो ना तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर रखते हैं। अच्छा, फिर अपने पास आ गया डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा वॉल्यूम, और इसमें आपको पता है कि प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं, ब्लड के अंदर की प्रोटीन्स होती हैं, लेकिन इंटरस्टिशियल फ्लूइड में नहीं वो फ़िल्टर करती, वेसल से बाहर नहीं जाती। रिगार्डिंग पोटेशियम 98% सेल्स के अंदर होते हैं, ठीक है? कैटाइन जो कि सेल से बाहर ज़्यादा होते हैं, सोडियम है। एनाइन अच्छा सोडियम है जो सेल से ज़्यादा जो बाहर होता है, और उसको बैलेंस कौन करता है? क्लोराइड। मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर एनाइन हमारे पास क्लोराइड है। Which electrolyte abnormality in extracellular fluid has a profound effect on heart? पोटेशियम रिथमियास काज करवाती है। परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, तो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में कितना परसेंट होता है प्लाज्मा? 25%, 1/4। ठीक है, ऑलमोस्ट ये भी सही है। विच ड्रग, इसको फिलहाल के लिए छोड़ दें, ये आगे यहाँ डिस्कस करेंगे। शोक के अंदर आप क्या क्या देते हो? मतलब हम रिंगर लैक्टेट देते हैं या फिर हम लोग नॉर्मल सलाइन देते हैं 0.9% ना, तो मेजरली हम लोग सोडियम विद वाटर दे रहे होते हैं ताकि वो इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो। अच्छा जी, अब अपने पास आ गया कि इसका पता नहीं क्या मतलब है, आगे देखते हैं। बाय इंक्रीजिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी? स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं डेंसिटी को, मतलब कि आप कह लो कि हम लोग है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है कि वाटर से कंपैरिजन में कितना डेंसर है। अगर लेट्स सपोज किसी चीज की ना स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.02, तो इसका सीधा सीधा मतलब सिर्फ ये है कि ये चीज पानी से 1.02 गुना हैवियर है। सही है, बस इतना सा मतलब है। किसी की 2 है, इसका मतलब वो 2 टाइम्स हैवियर है। सही है, तो ये होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब मतलब ज्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी तो मतलब गाढ़ा यूरिन, कम स्पेसिफिक ग्रेविटी, अब ऐसे अब पानी से कम तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी लेट्स सपोज कम स्पेसिफिक ग्रेविटी तो हाइपोटोनिक। ठीक है, मतलब सही है। अच्छा जी, अब अपने पास आ गया कि विच किडनी फंक्शन इज बीइंग असेस्ड, तो हम यूरिन कंसंट्रेशन को देखेंगे। अगर ज्यादा होगा तो गाढ़ा यूरिन है। टेयर्स कंपोजिशन डिफरेंट फ्रॉम प्लाज्मा इन, जो टेयर्स है ना, ये जैसा ऐसे बस फिल्टर नहीं होते, ये बनाए जाते हैं बाकायदा पंप्स, मतलब मैकेनिज्म्स के थ्रू ना। तो जिस तरह आपके पास सीएसएफ बनते हैं तो उसकी खास कंपोजिशन होती है, इसी तरह टीयर्स की भी ना खास कंपोजिशन होती है। इनमें क्या होता है? इनमें अमाइनो एसिड्स ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं अमाइनो एसिड्स? ताकि हमारे पास, आपको पता है जो कोर्निया है ना वो एवास्कुलर है, अब उसको हमने सप्लाई करनी है न्यूट्रिएंट्स, जिनमें कि एक अमाइनो एसिड भी है, तो वो ये टेयर्स प्रोवाइड करते हैं। सही है। अच्छा, फिर उसके अलावा अपने पास कौन सा है जिसमें ग्लूकोज, ग्लूकोज कम होती है टीयर्स में एज कम्पेयर टू प्लाज्मा, और उसकी वजह ये है, आपको जो ग्लूकोज है वो आपको मीठा मीठे आंसू होते हैं, नमकीन आंसू होते हैं ना, तो उसकी वजह यही है कि ग्लूकोज जो है वो आपको पता है, वहाँ अगर ग्लूकोज ज्यादा हो गया तो बैक्टीरियल ग्रोथ ज्यादा होगी, इन्फेक्शन का चांस ज्यादा होगा, तो ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन को कम रखा जाता है ताकि जो बस जितनी कॉर्निया कंजक्टिवा को चाहिए उतनी वो उठा लें, ज्यादा ना हो। सही है।
और दूसरी बात ये कि अगर पूछे ना सबसे ज़्यादा कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसकी जो डिफ़र करती है प्लाज़्मा में वो एल्ब्यूमिन है। मतलब वो प्रोटीन है। प्रोटीन तो फ़िल्टर होती ही नहीं ना। अमाइनो एसिड्स हमें फ़िल्टर होते हैं, प्रोटीन्स नहीं फ़िल्टर होती टीयर के अंदर। तो मोस्ट प्रोमिनेंट डेफिशिएंसी ऑप्शंस में ग्लूकोज़ होगी, ओवरऑल वैसे एल्ब्यूमिन है। सही है? आगे फिर अपने पास आ गया कि हाँ, अब हम लोग क्या करते हैं एक टेक्नीक है जिसे कहते हैं डिल्यूशन मेथड। उससे हम क्या करते हैं कि हम लोग ना अगर आपको मैं आसान अल्फाज में बताऊँ यार मैं आपको कहूँ कि यार एक है ना कंटेनर है, उसके अंदर हमें नहीं पता कि कितने लीटर पानी है, सही है? मैं आपको कह दूँ कि यार मैंने ना 5 ग्राम चीनी इसके अंदर डाली, सही है? एक मैं आपको ये वाली बात बता दूँ कि मैंने 5 ग्राम चीनी डाली और दूसरा भी मैं ना इसका एक सैंपल लेके आपको बता दूँ कि यार इसके ना 1 लीटर के अंदर 1 ग्राम चीनी है। अच्छा और अब मैं आपको कहूँ कि भाई मुझे बताओ कि कितना पानी था टोटल? तो आप मुझे बता सकते हो? आप कह सकते हो कि हाँ यार, अगर देखो टोटल आपने 5 ग्राम शुगर डाली है और अब जो फाइनल सॉल्यूशन है उसमें 1 ग्राम है 1 लीटर में। तो मतलब 5 ग्राम कितने लीटर में होगी? 5 लीटर के अंदर टोटल। तो आप ये कह दो कि भई 5 लीटर पानी था। सही है? इसी टेक्नीक को इस्तेमाल करके हम लोग डिफरेंट कंपार्टमेंट्स का मालूम करते हैं वॉल्यूम हमारी बॉडी के अंदर। सही है? अच्छा, तो लेकिन है ना अब हमें चीज़ें ऐसी चीज़ें चाहिए जो उसी कंपार्टमेंट के अंदर रहे। सही है? अगर मैं टोटल बॉडी वाटर निकालना है तो मैं कोई ऐसी चीज़ डालूँगा जो कि पूरे बॉडी के जो पार्ट वाटर है उसके अंदर फैल जाए। ऐसे ही करूँगा ना? ऐसी कोई चीज़ ना हो कि जो सिर्फ़ वेसल्स के अंदर रहे। फिर तो पता ही नहीं चलेगा मुझे, मैं तो सिर्फ़ वेसल्स की वो निकाल पाऊँगा ना। अच्छा, तो अब कौन-कौन सी चीज़ें हैं? आपने याद रखनी है। टाइट्रेटेड वाटर टाइट्रेटेड वाटर मतलब ये है कि जो हेवी वाटर नहीं होता, आपको पता है एक होता है प्रोटियम H1, ड्यूटेरियम H2, ठीक है? और ट्राइटियम H3, ये वाटर हाइड्रोजन के ना मॉलिक्यूल मतलब आइसोटोप्स हैं, जिसे आइसोटोप्स कहते हैं। तो इनसे बना हुआ पानी होगा ना, इससे बना हुआ उसको कहेंगे ड्यूटेरियम, ठीक है? और इसे मतलब ट्राइटियम। तो टाइट्रेटेड वाटर कौन-सा है? जिसमें H3 हो, ये हैवी वाटर है। इसी तरह ये ड्यूटेरियम वाटर कौन-सा है? जिसमें ये वाला आइसोटोप यूज़ हो, ठीक है? अब चूँकि ये पानी है तो पानी तो हर जगह फैलता है, तो इस वज़ह से अगर आप ड्यूटेरियम यूज़ किया हो या ट्राइटियम यूज़ किया हो तो आप टोटल बॉडी वाटर निकाल पाओगे। इसी तरह एक और कंपाउंड है एंटीपायरीन। एंटीपायरीन पानी से पायरीन, बस जस्ट टू रिमेंबर पायरीन। वैसे एक्चुअली ना ये बहुत लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस है एक, तो ये सब हर जगह चला जाता है, तो इस वज़ह से ना ये भी यूज़ होते हैं। एंटीपायरीन आप जस्ट याद रख लो, फिर ये इतना याद रख लो, पानी कैसे याद रख लो या फिर यूँ कर लो एंटीपायरीन मतलब नॉट वाटर सोल्यूबल मतलब लिपिड सोल्यूबल। तो जो लिपिड सोल्यूबल चीज़ होगी वो कहाँ जाएगी? हर जगह जाएगी। तो इस तरह पे याद रख लो। अच्छा, अब ऐसा सब्सटेंस जो सिर्फ़ एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में रहे मतलब सेल्स के अंदर ना जाए, प्लाज़्मा में भी जाए और इंटरस्टिशियम में भी जाए। तो वो ये 3 है हमारे पास सिम, ठीक है? सिम या फिर मिस। तो सिम से याद रखें तो सल्फेट है, इनुलिन है, मैनिटोल है। अब देखो यार मैनिटोल एक डायूरेटिक है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक है। तो ये जब ग्लोमेरुलस से फ़िल्टर होके गुर्दों में जा रही है तो मतलब वेसल से फ़िल्टर होती है ना, तभी तो जा रही है। तो एल्ब्यूमिन क्यों नहीं जाती? एल्ब्यूमिन तो बड़ी प्रोटीन है। तो मैनिटोल इसका मतलब है कि ये वेसल्स को क्रॉस कर सकती है, ऐसी बात है। तो ये क्या चीज़ है? ये मतलब इंटरस्टिशियम में भी जा सकती है। जो फ़िल्टर हो सकता है वो इंटरस्टिशियम में भी जा सकते हैं। बस इस तरह जस्ट टू रिमेंबर। अब इनुलिन एक कंपाउंड है, हम लोग जीएफआर कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये फ़िल्टर होता है किडनीज़ में। तो जो फ़िल्टर होता है क्या कहा मैं आपको? ये वो वेसल्स वो जाएगा इंटरस्टिशियम में भी। सल्फेट ये कोई अच्छा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जस्ट याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। सल्फेट एक सिम से एक सल्फेट भी याद रख लो। ये बहुत अहम चीज़ें हैं। ये जो अपना जेकैट था ना उसमें भी आया था कि इनुलिन वो कहता है कि हमने इनुलिन डाला और उसके बाद है ना प्लाज़्मा में देखी उसकी कंसंट्रेशन। तो इन शॉर्ट में इससे हम क्या निकाल पाएँगे? एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड की कंसंट्रेशन निकाल पाएँगे। ठीक है ना? इसको अगर मेटोल को इस्तेमाल करेंगे तो इसकी एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड की कंसंट्रेशन निकाल पाएँगे। आई होप ये समझ आ रही हो। अच्छा फिर अपने पास आ गया कि अच्छा अब अगर प्लाज़्मा की मैंने करनी है तो मैं कोई ऐसी चीज़ डालूँगा जो सिर्फ़ प्लाज़्मा के अंदर है, वो इंटरस्टिशियम में भी ना जाए। ठीक है? तो उसमें एक है RISA रेडियो आयोडीनेटेड सीरम एल्ब्यूमिन। ठीक है? हम नॉर्मल एल्ब्यूमिन यूज़ करेंगे वो तो ब्लड में वो तो आपके वैसे भी ब्लड में है तो हमें क्या पता चला। तो इसलिए हम लोग ना रेडियो आयोडीनेटेड सीरम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा दूसरा इवांस ब्लू ये एक रंग है जो कि एल्ब्यूमिन पे चढ़ जाता है। ठीक है? तो ये एल्ब्यूमिन की साथ जाके अटैच हो जाएगा। अब देखो एल्ब्यूमिन कहाँ रहती है? वेसल्स के अंदर, ये तो फ़िल्टर भी नहीं होती। तो ये इसलिए प्लाज़्मा के अंदर इससे हमें मिल जाएगा।
और जो बाकी इंटरस्टिशियम का निकालना हो या इंट्रासेलुलर निकालना हो तो वो फिर आप मतलब इन चीज़ों का इस्तेमाल करके फिर बाकी कैलकुलेशन से आप निकाल लेते हो। सही है? अब ये आपने देख लेना, इसमें कोई मसला नहीं होगा। फिर अपने पास आ गया कि फिलहाल इतना ही करते हैं।